पलक शर्मा। वक्त हो गया बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुख करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर गया जी से है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 9 मई को ट्रैफिक चालान का निष्पादन किया जाएगा। इसी को लेकर आपको बता दें कि प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। 9 मई को आपको बता दें कि ट्रैफिक चालान के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश पर आज व्यवहार न्यायालय गया जी से ट्रैफिक चालान से संबंधित प्रचार गाड़ियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गया प्रदीप कुमार मालिक और साथ ही जिला पदाधिकारी सह जिलाधिकारी जल विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा और साथ ही प्राधिकार वहां किया गया है। और साथ ही ये पहल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की खंडपीठ द्वारा सिविल रिट वाद संख्या 20071/2025 और साथ ही लंबित चालान मामलों का निष्पादन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार मालिक ने बताया कि लोक अदालत में लंबित चालान मामलों के निष्पादन को सुव्यवस्थित बनाने में कई अहम कदम सुझाए गए हैं। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर कोभी वाड़ी के डॉक्टर अशोक मोदी के पुत्र पीयूष मोदी के घर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां एक कलयुगी मां अपने 28 दिन की बच्ची को छोड़कर फरार हो गई है। बच्ची घर पर ही रोती बिलख रही है, और लेकिन कलयुगी मां ने उसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की है, वहां घर छोड़कर फरार हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला पहले भी कई बार इस तरह की हरकत कर चुकी है। यही नहीं, महिला ने कई बार अपने पति पीयूष राज को मारने की भी कोशिश की है। और साथ ही आपको बता दें, पर महिला अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। इस बार महिला अपनी 28 दिन की दुधमुही बच्ची को छोड़कर फरार हो गई है। और साथ ही पति एवं सास ससुर के द्वारा जब महिला को बुलाया गया तो महिला आने से मना कर रही है और बोली, बच्चा तुम्हारा है, तुम रखो। खराब व्यवहार रहा है उसका, हमेशा मारपीट झगड़ा झगड़ी। आप मारते थे कि वो मारती थी? वो मारते थे। वो आपको मारती थी? हाँ। क्या चीज से मारती थी आपको? उसका नाखून हुआ उससे मारी, या फिर चाकू को दे देती थी उससे मारती थी हमको। कितना दिन हुआ शादी में? मैं शादी होने 3 साल हो गया। तो शुरुआत से दौर से? हाँ, तो स्टार्टिंग के से, बाद से? शादी के 1 महीने के बाद से ही स्टार्ट हो गया ये। तो उसी समय आप लोग कुछ उसके बाद वो हमको मारपीट करके चली गई थी अपनी मम्मी के साथ और अपने भाई के साथ। उसके बाद वहाँ चली गई, तो उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद वो मेरे से बात करना चाहिए कि अच्छा जो भी हुआ उसको ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग साथ में रहते हैं। तो फिर उसको हम बोले कि ऐसे तो नहीं होगा, एक बॉन्ड पेपर तुम भर लो, उसके बाद हम तुमको लेके आते हैं। तो हम बॉन्ड पेपर भी भरवाए हैं। उसके बाद वो यहाँ आई, उसके आने के बाद भी उसका यही चीज़ रहा, हमेशा मेरे साथ मारपीट करना। बॉन्ड पेपर कहाँ भरवाए? बॉन्ड पेपर 1000 की स्टाम्प पेपर पे बना है। अपने आप यही यहाँ वार्ड पार्षद वगैरह मोहल्ला 27 दिन की बच्ची को रोड निकल दी। हाँ, बोला आप लोग नहीं पाल सकते हैं, आप लोग वृद्ध हो गए हैं, बीमारी है आप लोगों को, उन लोग नहीं है पाल रहे, तो आप लोग भी कहते हैं नहीं है पाल सकते, तो उठा के फेंक दीजिए बीच रोड पर। यही जवाब मिला थाना में, मुजाहिदपुर थाना में। थाना गए थे जी। कब का बात है? थाना जो गए थे कल या परसों गए थे, 3 तारीख को। कौन सा आवेदन लेकर गए थे आप लोग? यही बच्ची वाला। क्या करने गए? ये करने गए थे कि ऐसे ऐसे मासूम बच्ची है, उसको छोड़ के इसकी माँ चली गई है, थोड़ा हम लोगों को मदद कीजिए, उन लोगों को समझा बुझा कि जैसे भी हो कुछ मदद करिए। मदद के गुहार के लिए गए थे, लेकिन उसने हम लोगों का जो है ना। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक करते हुए डीडवाना कुचामन के सहायक रजिस्ट्रार और साथ ही पीतदान चरण को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अधिकारी ने आपको बता दें, परिवादी के खिलाफ चल रही गबन की जांच नोटिस का निपटारा पक्ष में करने के बाद यह मोटी रकम मांगी थी। और साथ ही एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया है कि परिवादी ने अजमेर इकाई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी
दान चारण उसे राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 28(3) और साथ ही गबन के आरोपों के संबंध में जारी नोटिस के मामले में परेशान कर रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना भाटी के निर्देशन में निरीक्षक नरेंद्र और साथ ही नरेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। मंगलवार को जब आरोपी अपने घर पर रिश्वत की राशि ले रहा था, तभी एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शक्तिनगर कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे बिरला समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी स्पीकर बिरला से मिलने पहुंचे थे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने भय और तुष्टीकरण की राजनीति को नकारते हुए भरोसे की राजनीति को चुना है। और साथ ही आपको बता दें, सांसद जोशी ने कहा कि बंगाल की जनता से प्रचंड बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी अपने भरोसा व्यक्त किया है और साथ ही भ्रष्टाचार तथा डर की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं देने से संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जोशी ने कहा है कि यह उनकी छटपटाहट को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण उन्हें यह भ्रम हो गया है कि उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन जनता ने इस बार उन्हें स्पष्ट रूप से नकार दिया है। विकास की दृष्टि से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी नीतियों को, उनकी कल्याणकारी योजनाओं पर विश्वास करके बंगाल की जनता ने प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं सोचता हूँ भाजपा में विश्वास और टीएमसी का भय जो था, भ्रष्टाचार जो था, तुष्टीकरण जो था, उसको लोगों ने नकारा है और भाजपा के में भरोसा व्यक्त किया है। मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बंगाल कहीं न कहीं विकास की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से जो पिछड़ रहा था, अब हर दृष्टि से पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा, ये मैं सोचता हूँ। सामाजिक रूप से देखिए, ये मुझे लगता है कहीं कहीं छटपटाहट है। 15 सालों में शासन में रहने के बाद अभी भी जो मुगालते में थे कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को विश्वास किया, आदरणीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जो चुनाव हुआ है, वहाँ की जनता ने खूब आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब उनको मैं सोचता हूँ जैसे सीपीएम समाप्त हुई बंगाल से, वैसे ही टीएमसी का भी अमानत आ गया। बंगाल की जनता ने भय नहीं भरोसे पर भरतपुर शहर के पाई बाग स्थित मुख्य डाकघर के पास बने पासपोर्ट कार्यालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दे दी है और साथ ही आपको बता दें, धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। धमकी भरा ईमेल मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में अलर्ट जारी हो गया है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता भी वहां पर पहुंचा और साथ ही आपको बता दें, डॉग स्क्वाड की टीम भी तत्काल तैनात की गई है। कोतवाली थाने में तैनात एएसआई फतेह चंद ने बताया कि ईमेल के जरिए पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही। बम निरोधक दस्ते और साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे परिसर की जांच की जा रही। प्रारंभिक जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है और पूरी ही सतर्कता के साथ जांच जारी है। कि किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिस पर श्रीमान एसएचओ साहब को अवगत कराते हुए मैं जाब्ते के यहाँ पर आए, पूरे परिसर को अपन खाली कराया और सारे वहाँ से डॉग स्क्वाड और अपनी बम स्क्वाड टीम बुलाई जाकर चेक कराया गया, तो कोई भी ऐसा सामान नहीं मिला और अभी चेकिंग जारी है। आपका नाम है? मेरा नाम फतेह चंद, डीओ कोतवाली थाना भरतपुर। बम की सूचना पे मैं जाब्ता के कोतवाली थाना मौके पर पहुंचा। कंट्रोल को सूचना दी, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। कंट्रोल के मार्फत बम स्क्वाड टीम और डॉग स्क्वाड टीम यहाँ पे आई। गहनता से उन्होंने अपनी जांच की। छानबीन के दौरान ऐसा कुछ मिला नहीं, बाकी फिर भी जांच की जाएगी। थैंक यू। कोटा मंडल पक्ष
पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा 5 मई से 19 मई 2026 तक आपको बता दें रेल वन ऐप जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर आयोजित किया जा रहा है, जहां यात्रियों की रेल वन ऐप की जानकारी दी जा रही है। और रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेल वन भारतीय रेलवे का एकीकृत सुपर मोबाइल ऐप है, जिसके माध्यम से यात्री जनरल टिकट, आरक्षित टिकट और साथ ही रेलवे की कई सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं। अब यात्रियों को टिकट काउंटर पर लंबी लाइन में खड़े होना जरूरत नहीं होगी और साथ ही सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे टिकट बुक की जा सकती है। इसके साथ ही डिजिटल टिकट बुकिंग और करने वाले यात्रियों को 3% तक की छूट भी लाभ मिलेगा। Myself, Sabir Khan, and I am from Koda, Rajasthan. And definitely travel में continue करता हूँ because I am an actor and model. And tell you one important thing, आज मुझे PM सर मिले और इन्होंने सजेस्ट किया कि रेलवे वन ऐप है definitely it's a benefit for everyone. मैंने आज इसको डाउनलोड किया है and he is one of the best ऐप जिसको मैं घर बैठे अपने टिकट और टाइम से बहुत अच्छे से अवेयर रह सकता हूँ बिकॉज मेरा टाइम शेड्यूल एक्टिव रहता था, मैं बहुत स्ट्रगल करता था, इवन मेरे को एमरजेंसी में टिकट चाहिए रहते थे। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम कोटा राजस्थान और मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा ऐप आ चुका है रेल एल्बम, तो प्लीज़ मस्ट विजिट एंड आप इसको फॉलो अप करें एंड इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में। इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल में ट्रॉली पुलर और साथ ही व्हीलचेयर की कमी के कारण मरीजों और साथ ही उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामले में एक बेहोश महिला को परिजनों की गोद में उठाकर करीब 400 मीटर दूर इमरजेंसी तक पहुंचाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा। जानकारी के अनुसार परिजन महिला को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल गेट पर पहुंचते ही महिला अचानक बेहोश हो गई थी और इस दौरान करीब 400 मीटर की दूरी पर 3 में से 4 बार चक्कर महिला को संभाला गया और किसी भी तरह इमरजेंसी तक पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। वहीं एक अन्य मामला भी सामने आया है, जिसमें एक दिव्यांग व्यक्ति को अस्पताल में व्हीलचेयर नहीं मिली है। अस्पताल में ट्रॉली पुलर और साथ ही व्हीलचेयर की कमी की शिकायतें लगातार सामने आती गई हैं और कई मरीजों को स्ट्रेचर खुद खींचना पड़ा है या परिजनों को उन्हें गोद में उठाकर ले जाना भी पड़ा है। खबर राजस्थान से है। कोटा राजस्थान सरकार द्वारा कृषकों, पशुपालकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एलईडी मोबाइल वैन आधारित जन जागरूकता अभियान विकास रथ संचालित किए जा रहे हैं। उक्त विकास रथ गाँव-गाँव जाकर राज्य सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों को जानकारी दे रहे हैं और इसके सुझाव भी ले रहे हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और साथ ही निमाना गाँव में रथ यात्रा में शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याओं भी उन्होंने सुना है और साथ ही सोलर लाइट लगाने के लिए यू क्रिया प्रेरित और साथ ही निमाना गांव में महिलाओं ने मंत्री को बताई बिजली का बिल आने की समस्या। मंत्री ने तुरंत किया समस्या का समाधान। नहीं 163 यानी 93 मकान पहले बने और 70 मकान और बनेंगे और ये 2.5 लाख रुपए महीने के लगभग 181 परिवारों को पेंशन आ रही है। अब मैं आप में से पूछूं जो 55 साल की होगी महिला और 58 साल के पुरुष हो गए या विधवा बहनें, किसी को पेंशन मिल रही है? हाथ खड़ा करो तो। गंगा जी का सोगर है, जो हाथ खड़ा नहीं करेगा पेंशन मिल तो कटवा दूंगा। हाँ, हाथ पूरा हाथ खड़ा करो जिसको पेंशन मिल रही हो, जिसको पेंशन मिल रही हो। अरे हाँ, जिसको मिल रही हो, तुमको मिल रही हो तो हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रही? हाथ खड़ा करो, पूरा हाथ खड़ा करो। वो भी आइडिया ले जाओ। अरे जिसको मिल रही इसकी कह रहा हूँ मैं, तुमको मिल रही है पर जमीन कितनी है? जमीन नहीं है। हाथ खड़ा, दोबारा हाथ खड़ा करो। देखो जो न मिल भाई करती तो बार सब कर देती। अच्छा नीचे हाथ खड़ो, जिनको नहीं मिल रही है वो हाथ खड़ा करो। नहीं मिल रहा हाथ खड़ा करो। जिनको नहीं मिल रही हाथ खड़ा करो। अब कर दिया। इसका मतलब सुनो, अब सुनो मेरी बात। दीदी इधर सुनो दीदी।
सर की सुनो ना, आप तो बाद में डिस्कशन कर लेना, यही रहना है अपन को। इसका मतलब ये हुआ अभी बनाए ना उन्होंने मकान की सूची बता कि जिसकी उम्र हो गई है सबको मिल रही है। ये माता जी को क्यों नहीं मिल रही, इसकी भैया लिख लो। सर ये कह रही है इनके आधार में ही कम है। आधार में कम है, आधार में कम है तो डॉक्टर के पास जाकर के वो चेंज करा सकते हैं। डॉक्टर की उम्र के हिसाब से लिखेगा, फिर प्रमाण पत्र को लेकर आधार कार्ड में चेंज हो सकता है। मेरी बात एक प्रमाण ये है कि डॉक्टर उम्र के हिसाब आपकी शक्ल सूरत दे करके डॉक्टर जांच करके आपकी उम्र बता सकते हैं। आजकल ऐसे उपकरण है, ऐसे नियम भी है, तो उसके आधार पर फिर चेंज कराना पड़ेगा आपको, है ना। कितने में आपकी कब होगी, चल रहा है। और वो आधार कार्ड यही है, तो 1 साल बाद मुझे ला जाओगे। और अब सुनो मेरी माँ, ओ मेरी माँ, आज जोड़ लू तारा। मैं बात कर रहा हूँ कि सबको मिल रही है, फिर भी आपकी ड्यूटी लगा रहा हूँ मैं आपको। सुनो, जितने मकान है सूची लो, जिनकी उम्र हो गई, किसकी सुध नहीं मिल रही है, उनका आवेदन कराओ। जिनकी 55 साल की महिला की उम्र होगी और 58 साल की पुरुष होगी, से ऐसे सब लोगों को पेंशन मिलना चाहिए जो पात्रता रखते हैं। जो पात्रता के नियम बने हुए हैं, कोई बाकी नहीं रहना चाहिए, सबको पेंशन मिलना चाहिए। अब आपके गांव में देखो, फ्री के गेहूँ भी 118 परिवारों में मिल रहे हैं। अब आपसे पूछूं मैं कि आपके परिवार में किस किस को फ्री के गेहूँ मिल रहे हैं, तो हाथ खड़ा कर दो। हाथ खड़ा करो, किसको मिल रहे हैं। और जो ना हाथ खड़ा करूँ, हमारा सोगंचे जी को मिल रहा होगा। हाथ खड़ा करो। अरे फोटो जिसको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। अरे जिसने किए उन लोग, अच्छा आज जिसके परिवार में गेहूं नहीं मिल रहे, वो आप हाथ खड़ा करो। गिनना भाई, नहीं मिल रहे उनका। जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन ने बुधवार प्रातः शहर के औद्योगिक एवं ड्रेनेज तंत्र का व्यापक बहुआयामी एवं तथ्य आधारित निरीक्षण कर प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा शहरी स्वच्छता व्यवस्था की जमीनी स्थिति का आकलन किया है। इस अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और साथ ही रीको, नगर निगम, रूपिड और साथ ही सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। स्वच्छता तंत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में ठोस पहल और साथ ही जिला कलेक्टर ने अपने निरीक्षण की शुरुआत काजरी स्थित मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन से करते हुए वहां की व्यवस्थाओं, संचालन प्रणाली और साथ ही कार्य प्रवाह का सूक्ष्म अवलोकन किया है। नगर निगम आयुक्त श्री राहुल जैन ने जिला कलेक्टर को अवगत कराया है कि ट्रांसफर स्टेशन का ट्रायल रन प्रारंभ किया जा चुका है और साथ ही स्वच्छता गुणवत्ता में अपेक्षाकृत सुधार भी है। श्री राहुल जैन ने बताया कि प्रथम चरण में जोन 2 के वार्ड 1, 11 और साथ ही एवं 12 और 20 तथा जोन संख्या 3 के वार्ड 10, 46, 47, 48 एवं 50 में इस प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया है। ट्रांसफर स्टेशन का अभी टेस्टिंग चल रहा है। जल्दी ही इसका शिलान्यास करा करके इसका लोकार्पण करा के इसको चालू करवाएंगे। लेकिन ये जो कार्य है ये इतना महत्व का है कि कचरा एक तो खुले में नहीं जाएगा, दूसरा कॉम्पैक्ट होके जाएगा, तो उसी गाड़ी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कचरा जा सकता है। और इनके आगे की भी जो व्यवस्था है, इससे एनर्जी जनरेट करना, वो सारा कार्य भी हो पाएंगे। आई थिंक एक जोधपुर को स्वच्छ बनाने की दिशा में काफ़ी अच्छा कार्य है। और आप एक कार्य ऐसा और भी कर रहे हैं, सभी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जिनमें कि स्वच्छता के नए आयाम मिले हैं, उनमें ये एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है इस प्रकार का ट्रांसफर स्टेशन होना। तो इसलिए ये जल्दी ही बन के जब जैसे पूर्ण हो जाएगा तो एक अच्छी उपलब्धि होगी। और सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि डस्टबिन जैसे ही हटा रहे हैं तो वो इसलिए हटा रहे हैं ताकि जितने भी कचरे के पॉइंट्स हैं, वो कचरे के पॉइंट्स जो हैं वो गाड़ी कलेक्ट कर ले उनको और फिर वो यहाँ आके कॉम्पैक्ट होकर चले जाएँ। तो बड़ा अच्छा कार्य इन्होंने कराया है और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी इसको फंक्शनल करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। वर्ष 2026-27 के लिए शराब दुकानों के आवंटन की भी बात दुकानें अब तक
पड़ती पड़ी हुई है, लेकिन इन्हें व्यवस्थित करने के बजाय विभाग का उल्टा संचालन पर ही दबाव बनाने के गंभीर आरोप आए हैं। चंदेरिया उपनगरीय क्षेत्र में 3 दुकानों के खाली रहने का खामियाजा अब मौजूदा लाइसेंसी धारकों को भुगतना पड़ रहा है। शहर की उपनगरीय बस्ती चंदेरिया में शराब की दुकान संचालन करने वाले रामचंद्र मेवाड़ा का आरोप है कि आबकारी विभाग इन घाटे वाली दुकानों को जबरन थोपने की कोशिश कर रहा है और शराब दुकान संचालक रामचंद्र मेवाड़ा ने साफ कहा है कि जिन 3 दुकानों की लेन का दबाव बनाया जा रहा है वे पहले ही भारी घाटे का सौदा साबित हो चुकी हैं। सर कि चंदेरे की जो दुकानें हैं वो क्या है कि जो नुकसान की दुकानें हैं वो नुकसान की दुकानें उठ नहीं पा रही है, कोई ले नहीं रहा है, तो हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आपको दुकानें लेनी पड़ेगी। जब नुकसान की दुकानें हम कैसे लें? तो आए दिन परेशान कर रहे हैं। हमें जब भी उनको परेशान करना होता है इनका माल लेना पड़ेगा, किसी का माल नहीं लोगे तो आपको केस बना देंगे। और गोदाम का जो लोकेशन पास है उसके पैसे जमा करवा दिए, फिर भी हमारा माल भर के लेके आ जाते हैं, ताला लगा के आ जाते हैं आए दिन। उच्च स्तर पे शिकायत की इसकी? शिकायत क्या, आबकारी की शिकायत करने से क्या है? तो बोला कि हमारा आगे पीछे हमारी चलती है, आपकी क्या चलेगी? धमकी अलग से मिलती है हमारे को। रामचंद्र मेवाड़ा नाम है, चंदेरे रहता हूँ। शराब की दुकानों को लेकर है मामला। पिछले साल मैंने चंदेरे की 3 जो महंगी दुकानें थी वो मैंने चलाई और उसमें मैंने घाटा खाया 20 लाख का। उसके बाद में भी ये विभाग मुझे वापस ये दुकानें देना चाह रहा है, जबकि मैं नहीं लेना चाहता। मेरे बाल बच्चों भी परेशान है, सबने मना कर दिया, फिर भी ये ज़बरदस्ती मुझे दुकान देना चाह रहा है। आज क्या हुआ? आज भी और अभी 1 महीने से हमें रोज़ परेशान करते हैं। हमें हर तरीके के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है और कहते हैं या तो दुकान ले लो तो हम आपको कहीं पे भी झूठा मुकदमा नहीं बनाएंगे, कोई सा भी मुकदमा नहीं बनाएंगे। अरे चंदेरे में कितनी दुकानें हैं जो अनसोल्ड है? 3 दुकानें अभी पड़े थे जो कोई नहीं लेना चाह रहा है। आपकी अभी कोई दुकान है क्या? अभी मेरे पास 2 दुकानें हैं, मेरे स्वयं के नाम पे है, वो है रोलाडा और पुठोली। उन दुकानों पे जाते हैं और ये झूठे मुकदमे बनाते हैं, ये माल कहाँ से लाए, इसका बेस नंबर क्या है, जबकि हम माल गोदाम से ही लाते हैं, गोदाम का ही माल होता है वो, कोई हम अलग से कहीं से माल नहीं लाते। आज क्या हुआ? आज भी ऐसे ही करके आए और बिल दो और ये ओवर रेट है, कम रेट में क्यों बेचते हो, मतलब इस तरीके हर बार झूठा मुकदमा बनाते हैं, झूठी बात करते हैं, जबकि हर बात सही होती है। तो फिर आपने क्या किया? हमने दुकान आबकारी इंस्पेक्टर कपासन से आए थे, उनको हमने हमारी एक दुकान को सुपुर्द करके हम वहाँ से निकल के आ गए। वो दुकान वहाँ 12 बजे से वो बैठे हुए हैं और दुकान खुली है। वो विभाग जाने और विभाग के अफसर जाने और इसमें मैं सुपुर्द कर रहा हूँ आज जिला आबकारी अधिकारी। कितनी दुकानों की चाबी दे रहे हो? हम दे रहे हैं इसमें 6-8 दुकानों की चाबियाँ हैं पूरे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।